नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, स्वागत है आपका, अभिवादन है, वंदन है आपको। और साथियों, जैसा आपको पता है ये स्पेशल क्लास है, ये एडिशनल क्लास है। सभी दोस्तों को बहुत सारा नमस्कार, सबके मैसेज आ रहे हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो साथियों, अमित जी कह रहे हैं, राहुल जी, मुनमुन जी, विजय लक्ष्मी जी, वृद्धि चंद जी, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, भारत की राज व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी विषय पर हम लोग बात करना जा रहे हैं साथियों। और मैंने जैसा कहा, ये एडिशनल क्लास है, ये स्पेशल क्लास है, और इस क्लास की जो विशेषता है वो है ये संवाद। आपके साथ संवाद होगा, आपके प्रश्नों का जवाब होगा, प्रीवियस पेपर्स पर चर्चा करेंगे, फोर्थ कमिंग एग्जाम्स पर भी चर्चा करेंगे साथियों। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उस पर चर्चा करनी है। सर, नोट कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, उस विषय पर भी बात करेंगे साथियों। मैंने पहले से बता रखा है, ये क्लास सिविल सर्विस के लिए, ये क्लास स्टेट पीएससी, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, यूपी हो, उसके लिए, यूपीएसआई के लिए, आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, राजस्थान में जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्तों का स्वागत है, और स्वागत कुछ कुछ पंक्तियों से। कुछ पंक्तियां रख दूं आपके लिए। मुश्किलों से जो डरते हैं, मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं। मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं। बदल दे वक्त की तकदीर वे खुदार होते हैं। बदल दे वक्त की तकदीर खुदार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, मगर जो खुद अपना चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं, वो अक्सर पार होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आप अपना खुद चप्पू चलाने वाले हैं। चप्पू चलाने का मतलब है आप खुद अपनी मेहनत करने वाले हैं। इस मेहनत में हम जुटेंगे साथियों आपके साथ इस लाइव ऑनलाइन क्लास में। विशेषता इसकी यह है कि आपके अच्छे प्रश्नों का जरूर जवाब दिया जाएगा, शंका समाधान होगा, आपकी जितनी भी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान होगा। तो कुछ मित्र कह रहे हैं वाह वाह वाह। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। और टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं साथियों। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। और संवैधानिक इतिहास पर बात करने से पहले हम जरूर देखेंगे कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं और संविधानवाद क्या है। तो सारे साथियों, स्वागत आपका संवैधानिक इतिहास में। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइव क्लास है। प्रश्नों का स्वागत रहेगा, अच्छे प्रश्न होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, और पेन कलम डायरी अपने पास रखिएगा। बहुत सारी बातें नोट करनी है, लिखवानी है साथियों। पहली बात हम अपनी बात को आज प्रारंभ कर रहे हैं संविधान के प्रकारों से, क्योंकि जो बड़े एग्जाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम्स में अक्सर ऐसे प्रश्न जो कॉन्सेप्चुअल है, अवधारणात्मक है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं साथियों। सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। नीलू जी, चिंता मत कीजिएगा, आप तो अच्छा प्रश्न पूछेगा, जो बात आपको अच्छी लगे वो जरूर शेयर कीजिएगा। संविधान के प्रकार साथियों, टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कितने प्रकार का होता है, आप किस दृष्टि से संविधान के प्रकार की बात करते हैं उसके आधार पर निर्भर करेगा साथियों। तो जरा देखिएगा, संविधान संशोधन के हिसाब से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर संविधान के दो प्रकार हो सकते हैं। यस, संविधान के प्रकार का ही बात कर रहे हैं साथियों। आप आ जाइए, जुड़ जाइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर या तो संविधान कठोर हो सकता है या संविधान लचीला हो सकता है। चूंकि साथियों, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर देख रहे होंगे, देख ली होगी। ये एडिशनल क्लास है, ये स्पेशल क्लास है, पूरे 1.5 घंटे की क्लास है, लाइव क्लास है, जिज्ञासा समाधान वाली क्लास है, आपकी शंकाओं का समाधान होगा, संवाद वाली क्लास है।
टू वे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करने वाली ये क्लास है। इसलिए आपका स्वागत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत ध्यान से सुनिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर हमने संविधान के दो प्रकार देखे, कठोर और लचीला। कठोर संविधान ऐसे संविधान को कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए आपको व्यवस्थापिका का विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वापस सुनिए, कठोर संविधान ऐसे संविधान को कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका का विशेष बहुमत आवश्यक है। तो कठोर संविधान में महत्वपूर्ण शब्द क्या हो गया साथियों? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। अभी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मैंने पहले से कह रखा है ये टू वे कम्युनिकेशन वाली क्लास है। अभी आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दूसरा संविधान का जो प्रकार है उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए संसद का, व्यवस्थापिका का केवल सामान्य बहुमत आवश्यक होता है, ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत क्या होता है, इन दोनों शब्दों से मैं आज ही आपका परिचय करवा लेता हूं। और आज परिचय इसलिए करवा लेता हूं साथियों, ताकि आप और पढ़ने के लिए मजबूर हो और वो हमारी जो लाइव, जो रिकॉर्डेड जो क्लासेस है उनको देख लें आप। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में साथियों, अगर इनको आप देखेंगे, ये जो लाइव क्लासेस जो एडिशनल है, जो स्पेशल है, तब मजा आएगा पढ़ने का। और ये करंट बेस है साथियों। करंट बेस का मतलब है इसमें बहुत सारी नई बातें भी आपके सामने रखी जाएगी साथियों। तो कठोर और लचीला संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि संविधान कैसा है। अगर विशेष बहुमत चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए तो वो हो गया कठोर, और अगर सामान्य बहुमत चाहिए तो वो हो गया लचीला। अब आपका जो प्रश्न है साथियों कि सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है। साथियों, अगर संविधान में संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका का 2/3 बहुमत चाहिए तो इसका मतलब है वो विशेष बहुमत है, और इसका मतलब है वह संविधान कठोर संविधान है। और अगर संविधान में संशोधन करने के लिए जो लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत चाहिए, उपस्थित लोगों का बहुमत चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसे हम कहेंगे सामान्य बहुमत। और ये जो संविधान है वो कहलाएगा फ्लेक्सिबल यानी लचीला। सोनू जी कह रहे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं हम। कोई बात नहीं सोनू जी, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपका जो भी कोर्स ले रखा है, आपने अगर यूपीएसआई का कोर्स ले रखा है या यूपीपीएससी का कोर्स ले रखा है, या बिहार के हैं आप, छत्तीसगढ़ के, चिंता मत कीजिए। आपके ऐप में लाइब्रेरी जो है, उस लाइब्रेरी में जो कोर्सेज आपको दे रखे हैं, जो क्लासेस जो दे रखी है, रिकॉर्डेड जो क्लासेस दे रखी है, उसको देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को, जो टेक्निकल जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हमारी टेक्निकल टीम देख रही है। और अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं, आपको क्लासेस शो नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको नहीं दिख रही है, वो हमारी पूरी टेक्निकल टीम देख रही है, आपको उसमें जोड़ देंगे, आपको वो क्लासेस मिल जाएगी। फिलहाल देखिएगा, मेरा आपसे प्रश्न है, इसको जरा देखिएगा। मेरा आपसे प्रश्न है कि लचीला संविधान एक लिख दिया, कठोर संविधान। भारत का संविधान क्या है? नंबर 1 पहला प्रश्न आपके लिए, आज का पहला प्रश्न। भारत का संविधान है नंबर 1 कठोर संविधान, नंबर 2 लचीला संविधान, नंबर 3 लचीला व कठोर दोनों, और नंबर 4 दोनों ही नहीं। लचीला संविधान, कठोर संविधान, लचीला और कठोर दोनों, और दोनों ही नहीं, दोनों इस श्रेणी में नहीं आता है। आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है? मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला लचीला, दूसरा कठोर, तीसरा लचीला और कठोर दोनों, और चौथा दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं। भारत का संविधान की प्रकृति कैसी है? कुणाल कह रहे हैं कठोर, लक्ष्मी कह रहे हैं दोनों, सोनू कह रही है मिक्स्ड यानी दोनों, ओके, सोलंकी जी कह रहे हैं दोनों, अंगद कह रहे हैं लचीला, राकेश कुमार कहते हैं 3 यानी लचीला और कठोर दोनों, रंजनानी कह रहे हैं दोनों, विरुद्ध कह रहे हैं दोनों, मोहम्मद रिजवान भी कह रहे हैं कठोर और लचीला दोनों, विशाल कह रहे हैं दोनों। सही आंसर यही है साथियों, भारत का संविधान लचीला व कठोर दोनों है।
जब भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आप पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे साथियों। क्या बताएंगे? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किस तरह से संविधान में संशोधन होता है, उसकी वजह से वो कठोर संशोधन बन जाता है, और किस तरह से नए राज्यों के गठन होता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन होता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से वो लचीला हो जाता है। तो भारत का संविधान लचीला व कठोर दोनों है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लिख सकते हैं नोट डालकर, आप नोट डाल के लिख लीजिए। भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों है, कठोर व लचीला दोनों है, ये ध्यान रखिएगा साथियों, कठोर व लचीला दोनों है। कारण भी लिख दें क्या? मेरे हिसाब से कारण भी लिख देना चाहिए, आपको ठीक रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हालांकि भारतीय संविधान की विशेषता आगे आने वाले लाइव क्लास में आपसे उस पर विचार करूंगा, तब हम लोग डिटेल में खैर बात करेंगे। फिर भी आप लिख दीजिए भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों है, क्योंकि, कारण लिखिए, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत आवश्यक है। ये कारण लिख रहे हैं साथियों। कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैं अभी आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखूंगा, अभी आप देखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत आवश्यक है, जबकि कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से संशोधित होते हैं, सामान्य बहुमत से संशोधित होते हैं। ये जवाब है साथियों। पता है, एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा जो कि टू द पॉइंट था कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, लचीला, कठोर और लचीला दोनों, और दोनों ही नहीं। जवाब आया लचीला और कठोर दोनों। लेकिन साथियों, ये तो एक ऐसा प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन आप जिस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं साथियों, वहां आपसे कथन और कारण वाले प्रश्न भी आएंगे, कथन व कारण वाले प्रश्न। और जब कथन और कारण वाले प्रश्न आएंगे तो साथियों आपको जवाब मालूम होना चाहिए कि कोई भी कथन सही क्यों है, कोई भी कथन गलत क्यों है, इसका जवाब आना चाहिए। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कारण क्या? अनुच्छेद 368, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया जो दे रखी है वो कठोर बनाती है, और संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन सामान्य बहुमत से हो जाता है। इसलिए लचीला व कठोर दोनों। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्बो ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कठोरता और लोचशीलता का कॉम्बो है, मिक्सअप है, जैसा कि एक मित्र ने लिखा है। तो साथियों, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत क्या होता है, जब अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे तब आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो भारतीय संविधान के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पढ़ा कठोर व लचीला। साथियों, संविधान का एक और प्रकार है, वो भी देख लीजिए, लिखित एवं अलिखित संविधान। लिखित एवं अलिखित संविधान। संविधान के प्रकार क्या है उसको हम लोग देख रहे हैं साथियों। लिखित एवं अलिखित संविधान। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन दुनिया भर के जो संविधान है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, लिखित एवं अलिखित संविधान। और भारत का संविधान अलिखित नहीं है।
हमारे यहाँ पर सारी बातें संविधान से संबंधित जो है वो एक पुस्तक में लिखित है, इसलिए भारत का संविधान लिखित माना जाएगा। दुनिया के अधिकांश जो संविधान है साथियों वो लिखित है, इस बात को ध्यान रखें। मुझे सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा। अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है इंग्लैंड का संविधान। ब्रिटेन का संविधान साथियों अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। हालांकि मैं एकदम क्लियर कर देता हूं कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित श्रेणी में जरूर आता है, लेकिन वहां पर भी कुछ बातें लिखित रूप में है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर परंपराओं का बहुत ज्यादा महत्व है, जहां पर अभी समय का बहुत ज्यादा महत्व है। अधिकांश भाग परंपराओं से चलता है, जबकि कुछ मोटी मोटी जो बातें हैं इंग्लैंड के संविधान के में भी दिखाई देती है। तो हालांकि हम इंग्लैंड के संविधान को अलिखित संविधान ही कहेंगे, लेकिन कुछ बातें लिखी हुई है। एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर कोई संविधान अलिखित कैसे हो सकता है। साथियों ये बात हमको थोड़ा सा अजीब सी लगती है। हमारे यहाँ पर कोई बात अगर लिख कर हमको नहीं दी जाए तो हम उसको मानते नहीं है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोरोना चल रहा है, मास्क पहन लीजिए, तो हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार अगर लिखकर एक ऑर्डर पास करेगी कि मास्क नहीं पहना तो जुर्माना लग जाएगा, हम मास्क पहनना शुरू कर देंगे। हमारे देश में हर बात लिखित होती है, संविधान भी हमारा लिखित है। लेकिन इंग्लैंड तो वह देश है साथियों जिसको संसदों की जो पार्लियामेंट की जो मदर है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट को कहा जाता है। वहां परंपरा और अभिसमय का बहुत ज्यादा महत्व है। इस कारण से इंग्लैंड के संविधान को आप किस में डालेंगे? अलिखित संविधान में डालेंगे। हालांकि वहां कुछ कुछ बातें लिखी हुई है। हाँ, ब्रिटेन का संविधान अर्धलिखित कह रही है सुलोचना जी। हाँ, आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और राधेश्याम जी कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। अरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है साथियों। 395 अनुच्छेद और उसमें भी 80 एक आर्टिकल और जुड़ गए, 475 आर्टिकल्स टुडे। आज के दिन लगभग 475 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भाग 3 इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों के संविधान उसके अंदर आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ तो संविधान बहुत बड़ा है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। तो लिखित और अलिखित संविधान समझ गए। संविधान का एक और प्रकार है साथियों, और मुझे लगता है कि आपको बहुत समझ में आएगा, ये अच्छा लगेगा। संविधान निर्मित भी होते हैं, संविधान विकसित भी होते हैं। और मेरा प्रश्न भी आपसे रहेगा, आप जवाब भी दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। पहले मैं बता देता हूं निर्मित संविधान क्या होता है, विकसित संविधान होता क्या। पहले मैं आपको यह बता देता हूं, इसके बाद में आपको प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। निर्मित संविधान का मतलब है साथियों, एक कोई संगठन एक जगह बैठे और विचार विमर्श करें और उसके बाद में वो संविधान का निर्माण करें, उस संविधान को हम लोग कहते हैं निर्मित, ठीक। दूसरा होता है विकसित। विकसित का मतलब है संविधान विकसित का मतलब है संविधान का निर्माण एक जगह पर बैठकर नहीं किया गया, बल्कि आज एक बात हुई, फिर 2-4 साल बाद में कोई दूसरी बात जोड़ दी गई, 10 साल बाद में कोई और बात जोड़ दी गई, 20 साल बाद में कोई और बात जोड़ दी गई, उसे कहते हैं साथियों विकसित संविधान। भारत का संविधान कैसा है, निर्मित है या विकसित है, यह मेरा प्रश्न है साथियों। भारत का संविधान निर्मित है या विकसित है, ये जवाब दीजिएगा। विकसित है या निर्मित है भारत का संविधान? क्या बात कही, सुलोचना जी ने एक जवाब दिया है कि ब्रिटेन का संविधान विकसित है, लेकिन मेरा प्रश्न है भारत का संविधान निर्मित है या विकसित है, इसका जवाब दीजिएगा। साथियों भारत का संविधान निर्मित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जानते हैं भारत के संविधान का निर्माण, बहुत ध्यान से सुनिए, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, आप जानते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। लगभग 3 साल का वक्त लगा, इसलिए भारत का संविधान निर्मित संविधान की श्रेणी में आएगा। लेकिन बहुत सारे मित्रों ने जवाब दिया, निधि जवाब दे रही है, विकास जी जवाब दे रहे हैं, कुलदीप जी चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं,
सांवरजी डूडी साहब जवाब दे रहे हैं और इन सब ने कहा ये दोनों है। यस दोस्तों, भारत का संविधान निर्मित भी है, विकसित भी है। साथियों, निर्मित इसलिए है, आप जानते हैं भारत का संविधान निर्मित इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। जब किसी औपचारिक संगठन की बैठक होती है, एक जगह पर बैठक होती है और लगातार इन बैठकों के पश्चात जब एक संविधान अस्तित्व में आता है तो उसे हम लोग निर्मित कहेंगे। इसलिए निर्मित तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या भारत का संविधान विकसित भी है? तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। साथियों, 104 संशोधन हो चुके हैं। 104 संशोधन। अमेरिका, यूएसए को देखिए, अमेरिका में 235 साल हो गए संविधान को लागू हुए, अब तक केवल 27 संशोधन हुए। अमेरिका में संविधान को लागू हुए 235 वर्ष, लेकिन 27 संशोधन। भारत के संविधान को लागू हुए 71 वर्ष और 104 संशोधन। संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं साथियों जो मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी। आप देखिए, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं संविधान में उल्लेखित नहीं थी। आज पूरा का पूरा दो भाग 9 और भाग 9A लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। साथियों, आप देखिएगा, 9वीं अनुसूची संविधान का मूल भाग नहीं थी, 10वीं नहीं थी, 11वीं नहीं थी, 12वीं नहीं थी। कितने सारे प्रशासनिक अभिकरण जो आपको आगे आने वाले क्लासेस में देखने हैं, वो सारे संविधान के भाग नहीं थे, धीरे धीरे विकसित हुए। 70-71 साल में हमने 104 संशोधन करके संविधान में कई सारी बातों को जोड़ा है। इसलिए साथियों, भारत का संविधान विकसित भी है और निर्मित भी है। गोपाल कुमार जी कह रहे हैं कि अब तक संशोधन के लिए 126 बिल रखे जा चुके हैं। गोपाल जी, बिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं संविधान में संशोधन कितने हो चुके हैं। तो 104 संशोधन हो चुके हैं, 126 बिल रखे जा चुके हैं। इसलिए भारत का संविधान निर्मित और विकसित दोनों है। अब इसको लिख दीजिए, लिखिए, और कारण समेत लिखना साथियों। कथन और कारण में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है? तो जरा लिखिएगा साथियों, भारत का संविधान, लिखिए 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 भाई, भारत का संविधान भारत का संविधान निर्मित एवं लिखित दोनों है। भारत का संविधान निर्मित एवं विकसित दोनों है। निर्मित एवं विकसित दोनों है। जवाब लिखना पड़ेगा, कारण समेत लिखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों कारण अगर आपने नहीं लिखा तो कथन और कारण वाले प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐप का आपके प्रश्न देखिए, मैं दो बातें बता देता हूं। जो ऐप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल टीम हमारी देख रही है, जवाब दे देगी, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। और प्रश्न जो टॉपिक से संबंधित है उन प्रश्नों के जवाब टीचर्स खुद देंगे, तो चिंता मत कीजिए। भारत का संविधान निर्मित एवं विकसित दोनों है, ठीक है? क्यों? कथन और कारण वाले में चाहिए, तो क्योंकि कारण लिखिए, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक निर्माण किया गया था। औपचारिक निर्माण किया गया था। संविधान सभा एक जगह बैठी ना, संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक निर्माण किया गया था, ठीक है साथियों? ये तो हो गया निर्मित। अब इसी में कारण लिख दीजिए। और हाँ, क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं ऐसा ही आपको महसूस करवाना चाह रहे हैं, इसी में लिख दीजिएगा किया गया था। इसी में लिखिए, जबकि लगभग 71 वर्ष में 104 संशोधनों के द्वारा 104 संशोधनों के द्वारा कई नए प्रावधान जोड़े गए। कई नए प्रावधान जोड़े गए।
कई नए प्रावधान जोड़े गए। ठीक है साथियों, ये कारण है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे कथन और कारण में। तो दो प्रकार के प्रश्न है साथियों। पहला प्रश्न, भारत का संविधान है, नंबर 1 निर्मित, नंबर 2 विकसित, नंबर 3 निर्मित और विकसित दोनों, और नंबर 4 दोनों ही नहीं। उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? निर्मित व विकसित दोनों। ठीक, ये तो हो गया एक सिंपल सी बात। दूसरी बात, कथन और कारण वाले में कथन लिखा हुआ आएगा, भारत का संविधान केवल निर्मित है। ये कथन गलत है साथियों। भारत का संविधान केवल विकसित है, ये कथन भी गलत है साथियों। भारत का संविधान निर्मित और विकसित दोनों है, ये कथन सही है साथियों। ऐसे प्रश्न आएंगे, निर्मित क्यों है, विकसित क्यों है, दोनों का कॉम्बो क्यों है, कारण समेत मैंने बोर्ड पर लिख दिया। तो साथियों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ये एडिशनल क्लास है, ये स्पेशल क्लास है। आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देखने के बाद इस क्लास को देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान कर रहे हैं, आपके साथ संवाद कर रहे हैं। और अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी साथियों, इसलिए आपको पूरा ढंग से पढ़ना है। कुछ मित्र कह रहे हैं सर पूरा कोर्स, अरे साथियों पूरी बात क्लियर कर दी गई थी, कल आप क्लास में शायद जुड़ नहीं पाए होंगे। ये एक कॉमन सिलेबस बनाया गया है जो आईएएस से लगाकर एसआई, यूपीएसआई, राजस्थान का एसआई, आरएस सब के सिलेबस को जोड़कर कॉमन सिलेबस बनाया है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। आप पूरा कोर्स होगा, चिंता मत कीजिएगा, कॉमन सिलेबस है ये। मेंस की क्लास नहीं होगी घनश्याम जी, मेंस की क्लास नहीं होगी। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। ये तो साथियों संविधान के प्रकार पढ़े। अब देखिए एक और शब्द है जिससे आपको परिचय हो जाना चाहिए, संविधानवाद। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस शब्द से आपका परिचय होना चाहिए साथियों। संविधानवाद क्या होता है इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मित्र ऐसे प्रश्न पूछते हैं। संविधान की विशेषताएं हम लोग अलग से पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। मेरा उनसे बार बार रिक्वेस्ट ये है, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो ऐप पर उपलब्ध है वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये एडिशनल है, ये स्पेशल क्लास है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा। संविधानवाद एक शब्द है, इससे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं साथियों। क्या मतलब है संविधानवाद का? क्या संविधानवाद का मतलब संविधान के अनुसार कार्य करना है, या संविधानवाद का मतलब कोई और है? तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको ऐसा ही महसूस करवाएंगे जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। लेकिन साथियों ये ऑफलाइन क्लास से भी आगे है, मैं इसे ऑफलाइन से भी आगे जोड़ रहा हूं। ऑफलाइन में आप सामने जरूर बैठे होते हैं, हम लोग आपसे बात करते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशंस होती है। आप प्रश्न पूछने की आपको आज्ञा नहीं होती, लेकिन यहां पर आप खुलकर प्रश्न पूछिए, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए प्रश्न। हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे साथियों, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। संविधानवाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संविधानवाद का मतलब साथियों सीमित सरकार से है। सीमित सरकार है, जो गवर्नमेंट है साथियों वो संविधान के अनुसार काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संविधानवाद के अंतर्गत गवर्नमेंट अपनी सीमाओं से परे जाकर कार्य नहीं करे, निरंकुशता या तानाशाही नहीं हो, सीमित सरकार हो, उसे हम संविधानवाद कहते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, सीमित सरकार हो, तानाशाही नहीं हो, निरंकुशता नहीं हो, निरंकुशता नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, सरकार सीमित हो, संविधान के अनुसार काम करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? संविधानवाद कहते हैं। कई बार ये कहा जाता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, मैं तो जो कई बार जो कहा जाता है उसको आपके सामने रख रहा हूं। कई बार ये कहा जाता है कि भारत में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। कभी सोचा साथियों इसका क्या मतलब है? कि संविधान का अस्तित्व तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है साथियों कि संविधान एक औपचारिक ढांचे के रूप में हमको दिखाई देता है, लेकिन संविधान के अनुसार सरकार काम नहीं करती है। सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार कई ऐसे कामों को भी करने लग जाती है जो बेसिकली उसके काम नहीं है। सरकार दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाती है। सरकार न्यायपालिका को दबाने की कोशिश करती है।
तो इस प्रकार से कहा जाता है कि वह संविधानवाद नहीं है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो संविधानवाद का मतलब क्या साथियों? सीमित सरकार हो, तानाशाही और निरंकुशता नहीं हो, और संविधान के अनुसार कार्य किया जाए। तो मैं लिखवा दूं क्या? संविधान की सर्वोच्चता, सुलोचना जी ऐसा कह रही है, संविधान को सर्वोच्च मानिए, लेकिन उसमें जनता की इच्छाएं बहुत शामिल होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चेतन जी कह रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अरे चेतन जी, जो आप मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं वो संविधानवाद से ही तो जुड़ा हुआ है। सरकार सीमित हो, लेकिन अधिक से अधिक लोगों का क्या किया जाए? भला किया जाए। सरकार सब कुछ कार्य नहीं करे, उसमें एनजीओस की भूमिका भी हो, उसमें निजी क्षेत्र की भी भूमिका हो। दैट इज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जनता का हित हो। संविधान का मूल ढांचा क्या है, अभी उस विषय पर बात नहीं करेंगे श्रीराम बैरवा जी। जब हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, उस समय टॉपिक ये बताया जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप इस बात को ध्यान रखें, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं उसी के बारे में आपका प्रश्न होना चाहिए। तो संविधानवाद का अर्थ लिख दे। संविधानवाद, संविधानवाद 3-4 पॉइंट लिख लीजिए इसमें। सीमित सरकार, सीमित सरकार, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, जो चेतन जी कह रहे थे मिनिमम गवर्नमेंट। यस। नंबर 2, निरंकुशता व तानाशाही का अभाव, निरंकुशता व तानाशाही का अभाव, निरंकुशता व तानाशाही का अभाव। ठीक है। लोगों की इच्छाएं, अपेक्षाएं, यह भी शामिल होता है। ठीक है। संविधानवाद शब्द से आप, हाँ मैं सब कुछ लिखवाने की कोशिश करूंगा साथियों। संविधानवाद का मतलब सीमित सरकार है, लोगों का अधिक से अधिक कल्याण किया जाए, निरंकुशता और तानाशाही नहीं हो। इस प्रकार देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं। सरकार हो सकता है कि ये कहे कि हम तो संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? साथियों, संविधान के अनुसार काम करना संविधानवाद नहीं है। संविधान के अनुसार तो काम करना ही करना है, लेकिन साथ में लोगों का कल्याण भी क्या होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। ठीक है साथियों, संविधानवाद में सीमित सरकार होगी, संविधान के अनुसार काम करना होगा, निरंकुशता और तानाशाही नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ में क्या होगा? लोगों का कल्याण भी शामिल होगा। यह होता है संविधानवाद। तो साथियों, संविधान के प्रकार पढ़ लिए, संविधान क्या है वो पढ़ लिया, संविधानवाद क्या है वो देख लिया। अब हम साथियों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, संवैधानिक इतिहास। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वापस समझाए, बैरवा साहब क्या कौन कह रहे हैं? MR रेणुका जी कह रहे हैं कि संविधानवाद को वापस समझाइए। साथियों, संविधानवाद का मतलब केवल और केवल संविधान के अनुसार सरकार काम करे ये नहीं है। कोई सरकार संविधान के अनुसार काम करते करते भी निरंकुश हो सकती है, कोई सरकार संविधान के अनुसार काम करते करते भी तानाशाही हो सकती है। संविधानवाद का मतलब है सीमित सरकार, संविधान के अनुसार काम करने वाली सरकार, लेकिन निरंकुशता और तानाशाही नहीं हो, उसमें लोगों का कल्याण भी क्या हो? शामिल हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। जेठाराम जी ने प्रश्न पूछा, संविधान एवं संविधानवाद में अंतर क्या? संविधान तो साथियों नियमों कानूनों का एक संग्रह है, और संविधानवाद में इस संविधान के अनुसार तो काम करना है, लेकिन साथ ही साथ में लोगों के कल्याण को भी क्या रखना है साथियों? ध्यान में रखना है। मैं यूं कह रहा हूं, कोई सरकार संविधान के अनुसार काम करते करते निरंकुश और तानाशाह हो सकती है,
सरकार कह सकती है कि संविधान में लिखा हुआ है इसलिए हम काम कर रहे हैं। अरे वो ठीक है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि लोगों को वो चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आप निरंकुश हो सकते हो, ऑटोक्रेटिक हो सकते हो, तानाशाह हो सकते हो, लेकिन तानाशाह निरंकुशता नहीं चलेगी। सीमित सरकार होगी, संविधान के अनुसार होगी, और साथ ही साथ लोगों का कल्याण भी उसमें शामिल होगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में, सबके कमेंट दिख रहे हैं पायल जी, चिंता मत कीजिएगा। उन कमेंट को लिया जा रहा है जिनके कमेंट को लेने से हमारे अन्य मित्रों को क्या होता है, फायदा होता है। ठीक, अब संवैधानिक इतिहास देख लें साथियों। अरे तानाशाही का मतलब है एक व्यक्ति अपने हिसाब से अगर शासन चलाए जिसमें लोगों का हित शामिल नहीं हो, उसे आप तानाशाही कह सकते हैं। इसी प्रकार का एक शब्द होता है निरंकुशता, जिसमें जनता की इच्छाएं शामिल नहीं होती है, राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून बन जाता है। जहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है उसे आप निरंकुश कह सकते हैं। ऐसा शासन रहा था हिटलर का जर्मनी में। ठीक साथियों, तो अब संवैधानिक इतिहास पढ़े हम लोग। सुनिए, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसमें कोई दो राय नहीं है। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जो भी व्यवस्था रही और जिस व्यवस्था से देश को चलाया गया उसी को हम कहते हैं संवैधानिक इतिहास। हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, जब कभी भी संवैधानिक इतिहास शब्द का प्रयोग करें तो आप इस बात को ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1950 से पहले जो कुछ भी भारत में व्यवस्था प्रचलन में थी, जिसके तहत इस देश को चलाया गया, उसे हम क्या कहेंगे, संवैधानिक इतिहास कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कहेंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों से कभी भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में संवैधानिक इतिहास कहां से प्रारंभ करते हैं, तो मैं कहूंगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब देखिए साथियों, ये ऑफलाइन क्लास से आगे बढ़कर किस तरह की क्लास है, इसको जरा सुन लीजिए। कितना बढ़िया प्रश्न है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि एक और तो आप ये कहते हो कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जो कुछ भी था, जिसके द्वारा व्यवस्था संचालित की जाती थी, वो संवैधानिक इतिहास में, लेकिन 1773 से आप प्रारंभ क्यों करते हैं? देवेंद्र जी सही कह रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से प्रारंभ क्यों करते हैं, ये प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री की ओर ले जाना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साथियों जरा देखिएगा, आप लोग जानते हैं, बहुत ढंग से सुनना, एक बहुत अच्छे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। 16वीं सदी में, ध्यान से सुने आप, 16वीं सदी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए। किसके लिए आए थे साथियों? व्यापार करने के उद्देश्य से आए। उस समय भारत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस समय भारत कई भागों में विभाजित था। भाई अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए, उस समय भी हमारे देश में 563 देशी रियासतें हुआ करती थी। तो साथियों 16वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए, उस समय भी भारत में सैकड़ों राज्य हुआ करते थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। उनके साथ फ्रेंच भी आए, उनके साथ डच भी आए, उनके साथ पुर्तगीज भी आए। आप सब ने ये बातें हिस्ट्री में पढ़ रखी है साथियों। फिर आप देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है साथियों, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने प्लासी के युद्ध के बारे में। ये जो प्लासी का युद्ध हो रहा है, इस प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय मिली। इस प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्धिशाली प्रांत था, उसको हरा दिया आपने। और समृद्धिशाली होने का मतलब क्या था? वहां पर बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे थे। बंगाल में कलकत्ता का बड़ा बंदरगाह था, जो व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी साथियों, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए एक लिंक का काम करता था उस समय बंगाल का कलकत्ता बंदरगाह। इतने सारे उद्योग धंधे थे। ये जो आज का बांग्लादेश, ये आज का पश्चिम बंगाल, ये बिहार, ये उड़ीसा, ये सब उस समय बंगाल के ही भाग हुआ करते थे। इस बंगाल के नवाब को 1757 में अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध में जब हरा देती है, यहीं से
अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत होती है। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं साम्राज्य। साथियों, अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन राजनीतिक मामलों में उनका हस्तक्षेप आप स्पष्ट रूप से यहां आप देखना शुरू करेंगे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध की खासियत यह है साथियों कि प्लासी के युद्ध की जो अधूरापन जो था, उस अधूरापन को बक्सर के युद्ध ने पूरा कर लिया। इस बार बंगाल के नवाब को तो हराया, साथ ही साथ दिल्ली के बादशाह को भी हरा दिया। जब अंग्रेजों को भारत के कोई भी शक्ति, बड़ी शक्ति ऐसी नहीं बची जो चुनौती दे सकती है, तब अंग्रेजों ने भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, भारत की शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहला कानून बनाया। उसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम भारत का संवैधानिक इतिहास जब भी पढ़ना शुरू करते हैं साथियों, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं बना जो भारत को रिफ्लेक्ट करता हो। ऐसा कोई कानून नहीं बना जो सब राज्यों में समान रूप से लागू होता है, क्योंकि उस समय सैकड़ों रियासतें थी। उस समय भारत में सैकड़ों राज्य थे जिनके अपने अपने कानून थे। एक अधिनियम से देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का जो पहला प्रयास है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से है। इसीलिए हम भारत का संवैधानिक इतिहास कहां से प्रारंभ करते हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्या ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि संवैधानिक इतिहास जब भी हम लोग प्रारंभ करते हैं तो 1773 से क्यों करते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको? मेरे हिसाब से पक्का समझ में आ गई होगी। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं साथियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है साथियों। हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको दे रखी है, आपके लिए तो ये एडिशनल है, स्पेशल क्लासेस है। हाँ, मैं आशीष जी आपके प्रश्न का जवाब देना चाह रहा हूँ। इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, इसका जवाब दे रहा हूँ। जरूर देंगे जवाब। पहले तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम भारत का संवैधानिक इतिहास प्रारंभ क्यों करते हैं, क्या इसका जवाब आपको मिला? नहीं मिला है तो लिख दीजिएगा। 1773 से पूर्व ऐसी कोई भी विधि नहीं थी जो संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करती हो। ठीक साथियों, ये जवाब है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं 1773 से पूर्व ऐसी कोई भी विधि नहीं थी जो संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करती हो। इस वजह से हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत का संवैधानिक इतिहास को क्या मान रहे हैं? प्रारंभ मान रहे हैं साथियों। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया क्या? इसको नोट किया? ठीक है। दूसरा, जो अभी आशीष जी ने प्रश्न पूछा कि इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इसका जवाब मैं भी दे रहा हूं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। दूसरा जवाब, इसे 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, ये इनका प्रश्न है। इसका मैं जवाब दे रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए अपने को। साथियों, 1773 का ये जो एक्ट बन रहा है, ये एक्ट बहुत ध्यान से सुने, अभी इसकी विशेषता पढ़ेंगे। ये एक्ट निसंदेह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार दे रहा है।
20 वर्षों के लिए अधिकार दे रहा है। लेकिन चूंकि भारत की शासन व्यवस्था को पहली बार अंग्रेज नियमित करने जा रहे हैं, भारत की शासन व्यवस्था को पहली बार अंग्रेज एक एक्ट के द्वारा समेटने जा रहे हैं, इस वजह से इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं साथियों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 1773 के बाद में भी कुछ एक्ट बनेंगे। 1793 का एक्ट बनेगा, 1813 का एक्ट बनेगा, 1833 का एक्ट बनेगा, 1853 का एक्ट बनेगा। साथियों, इन सभी एक्ट को चार्टर एक्ट कहा जाता है। इन सभी एक्ट को क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। ये भी चार्टर एक्ट ही था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी एक तरह से चार्टर एक्ट ही था। चार्टर का मतलब अधिकार पत्र। ठीक है, अधिकार पत्र। चार्टर का मतलब एक तरह से आप यूं कह दीजिए लाइसेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत में शासन करने का, 20-20 वर्षों तक शासन करने का जो लाइसेंस दिया जाता था, जो अधिकार दिया जाता था, उस अधिकार पत्र को चार्टर कहा जाता है। ठीक साथियों, और 1773 का जो एक्ट बना वो भी चार्टर एक्ट था, लेकिन ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को एक एक्ट के द्वारा समेटा जा रहा था, भारत की शासन व्यवस्था को एक एक्ट के द्वारा नियमित किया जा रहा था साथियों। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, इसका मैंने जवाब दिया साथियों। ठीक, फिर से बताओ, ऐसा काफी सारे लोग कह रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए, मैं यूं कहना चाह रहा हूं साथियों 1773 का एक्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में 20 वर्षों तक अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चलाने का अधिकार देता है, लाइसेंस देता है। इसलिए इसे चार्टर एक्ट कह सकते हैं। चार्टर का मतलब ही अधिकार पत्र होता है। चूंकि इस एक्ट के द्वारा आपको भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया जा रहा है, इसलिए इसका नाम चार्टर एक्ट हो गया। सारे एक्ट चार्टर एक्ट ही है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे चार्टर एक्ट है। लेकिन चूंकि साथियों 1773 का एक्ट पहला एक्ट है भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने, रेगुलेट करने के लिए बनाया गया पहला अधिनियम है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मीन्स क्या होता है, ऐसा प्रवीण जी कह रहे हैं। रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमित करना। तो नियमित करने के लिए बनाया गया कानून रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग रेगुलेशन से बना है। लोकेश जी शर्मा कह रहे हैं रेगुलेटिंग का शाब्दिक अर्थ, रेगुलेटिंग रेगुलेशन शब्द से बना है और रेगुलेशन का मतलब होता है नियमित करना। तो इससे नियमित किया गया, इस वजह से इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। विवेक चौहान साहब कहते हैं ये लाइसेंस कौन देता था? अरे ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए एक तरह से लाइसेंस दिया। इस वजह से इन सब को क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब ही होता है अधिकार पत्र। एक अधिकार दे दिया आपको कि जाओ तुम भारत में क्या करो? राजनीतिक गतिविधियां संचालित करो। ठीक है साथियों, तो जवाब लिख दीजिएगा। 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? लिखिएगा जवाब। 1773 के अधिनियम द्वारा, 1773 के अधिनियम द्वारा, लिखिए लिखिए लिखिए, काम आएंगे। अधिनियम द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को, भारत की शासन व्यवस्था को, भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश संसद द्वारा, भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार, ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार नियमित किया गया था। नियमित मतलब रेगुलराइज, पहली बार नियमित किया गया था, नियमित किया गया था।
इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या अब आपको प्रश्न का जवाब मिल गया? यस साथियों, तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट का मैंने जवाब दे दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विशाल कह रहे हैं सर ब्रिटेन से क्यों अनुमति लेनी पड़ती थी? अरे विशाल जी, जब शासन ब्रिटेन के लोग कर रहे थे तो ब्रिटेन से ही अनुमति लेनी पड़ेगी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापारियों का एक संगठन था, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अभी एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा कि सर 1726 का फिर राजलेख क्या था? अरे भाई, ये जितने भी जो राजलेख थे ये सब ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, 1773 का जो एक्ट है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया था। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया। हाँ, पवन जी कह रहे हैं कि जैसे पंखे को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर होता है, वैसे ही ये था। यस, ईस्ट इंडिया। चलो मैं और समझा देता हूं आपको, ये तो आपने लिख दिया होगा, मैं आपको और समझाता हूं। देखिए, ये ब्रिटिश संसद, ये ब्रिटिश संसद, ठीक। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और ये अपना भारत, ठीक है साथियों। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, व्यापारियों का एक समूह है, व्यापारियों का समूह। भारत आया, किस लिए आया? व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी भारत में, तो व्यापार करने की अनुमति तो आपको महारानी से लेनी पड़ेगी। तो महारानी से अनुमति ले ली व्यापार करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो काम किए, व्यापार किया, अनुमति मिली। लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारी तो क्या बन गए? नेता बन गए, यहां का शासन करने वाले बन गए। तो शासन करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए आपको अलाउ किसने किया? राजनीतिक गतिविधि आपको कौन चलाना देगा? तो राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए पहला जो एक्ट बनाया उसका नाम था साथियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से ये बात काफी ठीक है। चलिए, अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं और क्या क्या प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं उस पर चर्चा करेंगे साथियों, और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहली जो इसकी विशेषता है, सर जी लाइव क्लास को बाद में भी देखा जा सकता है। देखिए, लाइव क्लास कुछ समय के लिए बनी रहेगी, कुछ समय के लिए बनी रहेगी, तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पहली विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न चेतन जी कह रहे हैं भारत ने भी तो परमिशन दी होगी भारत में व्यापार करने की। चेतन जी मुझे बताओ, गुलामों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? गुलामों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? भारत तो गुलाम था मेरे भाई उस समय, तो उनसे कौन परमिशन लेगा? हाँ, व्यापार करने के लिए जरूर राजा महाराजाओं से परमिशन लिए, वो आपने हिस्ट्री में पढ़ी है। लेकिन राजा महाराजाओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो तो राजनीतिक आका बन गए थे, अब उनको कहां परमिशन भारत से लेने की आवश्यकता है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली विशेषता, ये ब्रिटिश संसद द्वारा, यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, लिख दीजिए काम आएगा, राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाया गया पहला कानून था, बनाया गया प्रथम कानून था। ये इसकी विशेषता है, ठीक है साथियों। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं?
ये ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को नियमित करने, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बनाया गया पहला कानून था। ये इसकी विशेषता है। ठीक है साथियों, ये तो हुई पहली बात। ये सब बातें ध्यान रखना, नोट डालना है आपको, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक। पुनंजय एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी क्या? साथियों, ये जो मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन जो प्रश्न आप लोगों को बोर्ड पे, जो प्रश्न आपको बोर्ड पे जो सॉल्व करवाए जाएंगे, उन प्रश्नों की पीडीएफ जरूर मिलेगी। ये जो है इनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहली विशेषता साथियों। दूसरी, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है साथियों, अब यहां पर आपके मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे। कि सर आप गलत तो नहीं लिखवा रहे हैं, उन्होंने तो बंगाल के नवाब को हराया था, उन्होंने तो बंगाल और दिल्ली के बादशाह के हराया था 1764 में, और आप लिख रहे हैं कि पहली बार भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। भारत में कि बंगाल में, ऐसा आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो साथियों, बहुत सोच समझ कर ये लिखवाया है कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक, सुनना आगे। इसी का एक और पॉइंट है, तथा मद्रास व बॉम्बे में गवर्नर का पद सृजित किया गया। तथा मद्रास व बॉम्बे में गवर्नर का पद सृजित किया गया। तो भारत के लिए तो एक पद बनाया गया जिसका नाम था गवर्नर जनरल। ठीक, एक बनाया गया गवर्नर का पद जो कि मद्रास व बॉम्बे में था। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद जरूर बनाया गया, लेकिन इसका नाम क्या था? इसका जो पूरा नाम था साथियों, वो था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे, मैं मान के चल रहा हूं, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, यह बात सही है। गवर्नर जनरल क्या होता है अभी बात करेंगे। अरे पायल जी, चिंता मत कीजिएगा, अभी एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, यह बात एकदम सही है, लेकिन उस पद का नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। मेरी बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पद पहली बार बना भारत में गवर्नर जनरल, लेकिन नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। एक पद और बनाया जिसका नाम था गवर्नर, और वो गवर्नर कहां थे? एक गवर्नर बैठता था मद्रास में, एक गवर्नर कहां बैठता था? बॉम्बे में। इस एक्ट की एक और विशेषता, मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अरे आजाद मेरे भाई, क्यों आप 1833 के चार्टर एक्ट पर जा रहे हैं? बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, लेकिन उस पद का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो पद तो पहली बार बना, और साथ ही साथ मद्रास और बॉम्बे में क्या बनाए गए? गवर्नर बनाए गए। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन।
ठीक है साथियों, अब ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे साथी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उनके प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, क्यों पता नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों अलग चीजें हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत में गवर्नर जनरल का पद और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों अलग चीजें। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया और इस गवर्नर जनरल का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। एक इसी एक्ट के तहत मद्रास व बॉम्बे में गवर्नर के पद बनाए गए और इन दोनों गवर्नरों को किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यहां तक तो होगी बात क्लियर। उस समय के, अभी जो प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे सारे दिख रहे हैं, अभी मैं बात करूंगा। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। ये तो हो गई साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरी विशेषता। यहां तक ठीक। अब प्रश्न पूछा अक्सर ये गवर्नर जनरल और गवर्नर में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जिस तरह से वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उस समय गवर्नर जनरल का पद था। जिस तरह से वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम गवर्नर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भारत के विभिन्न राज्यों में गवर्नर हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति है, उस समय गवर्नर जनरल और गवर्नर की स्थिति थी। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? ये तो साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरी विशेषता है। जो मेरे साथी कंफ्यूजन मत रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मैं भारत के गवर्नर जनरल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, लेकिन पद का नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है साथियों, तो बात को आगे बढ़ाएं। तीसरी विशेषता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तीसरी विशेषता साथियों सुन लीजिएगा। इस एक्ट के, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं कैलाश कुमार जी, चिंता मत कीजिए। इस एक्ट की तीसरी विशेषता, इसके द्वारा कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक साथियों, नोट्स तो बनाने ही है, ऑब्वियसली बनाने। कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन साथियों ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कब हुआ? 1774 में। लैंग्वेज का बड़ा फर्क है साथियों। अगर प्रश्न आता है प्रावधान कब किया गया, आंसर विल बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न आता है सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कब हुआ, आंसर विल बी 1774। 1774 स्थापित 1774 में हुआ, प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया। लॉर्ड इम्पे was the first chief justice of that supreme court। मेरे जो मित्र जो है, जो किसी भी प्रकार का अब कंफ्यूजन नहीं रखना है साथियों, ये पॉलिटी है और इस पॉलिटी में सारा खेल भाषा का है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया, और अगर ये प्रश्न आता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, दोनों में बड़ा अंतर है। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट से बना। साथियों दोनों में बड़ा अंतर है, भाषा का अंतर है, और पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में सारा खेल भाषा का ही है। भारत में गवर्नर का पद हो चाहे गवर्नर जनरल का पद हो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही बने, इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। तो लॉर्ड एलिजा एम्पे इनका पूरा नाम था, लॉर्ड एलिजा एम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे और नाम क्या था साथियों? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसका नाम था, ऐसा आप थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता है। साथियों, प्रश्न आता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, एक। दूसरा, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? कब सृजित किया गया? दोनों अलग अलग प्रश्न हैं साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं साथियों, यही तो राज है, यही तो राज है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? तो आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, और इसका आंसर है 1833, विलियम बेंटिक। लैंग्वेज का फर्क है साथियों, लैंग्वेज का फर्क देखें आप। देखिए, आप लोगों से अगर संवाद किया जा रहा है इस लाइव ऑनलाइन क्लासेस में, आप लोगों से अगर रूबरू हो रहे हैं तो भाषा समझनी पड़ेगी साथियों। भाषा का सारा खेल है और भाषा कई सारी दिक्कतें कर सकती है। तो मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो अब जो लोग कह रहे थे कि सर 1833 का क्या, अरे भाई, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद दोनों अलग अलग है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक साथियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 1773 का एक्ट भी चार्टर एक्ट है, फिर 1793, फिर 1813, फिर 1833 और फिर 1853। साथियों, ये पांचों एक्ट चार्टर एक्ट हैं। ये पांचों एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट है। लेकिन चूंकि ये पहला एक्ट है, इस वजह से इसे क्या कह रहे हैं साथियों? इसे रेगुलेटिंग एक्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए साथियों, हाँ, हार्ड भाषा तो है भाई, पॉलिटी की भाषा बहुत हार्ड है। आप बहस करते रहेंगे लेकिन सारा खेल भाषाओं का ही है। ठीक है, एक प्रश्न जरूर पूछा है कन्हैयालाल जी खांट साहब ने कि ये जो सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना 1774 में, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपने किस उद्देश्य से पूछा। इसका कार्य क्षेत्र वहीं था जहां अंग्रेजों का शासन था। भारत के जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों से इस सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध नहीं था। इन देशी रियासतों से इस सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध नहीं था। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केवल और केवल अंग्रेजी जो राज्य थे उन्हीं से उनका संबंध था। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यूं क्यों भूल रहे हो? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है, लेकिन उतना हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। लिखने का टाइम दो, अरे अखिलेश जी इतना तो टाइम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये सारे जो चार्टर एक्ट बन रहे हैं, इन सारे चार्टर एक्ट के तहत साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों का एक अधिकार पत्र मिल रहा है, लाइसेंस मिल रहा है। चलो अब मैं आपको प्रश्न पूछ ही लेता हूं, आप मेरा जवाब दीजिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक भारत में एक तरह से लाइसेंस जो दिया जा रहा है, वो किस बात का लाइसेंस दिया जा रहा है? इसका मुझे जवाब दीजिए, किस बात का लाइसेंस? क्या भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है, या भारत में राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार भी करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक गतिविधियां भी चला रही थी। तो ये चार्टर एक्ट जो बन रहे हैं, जिनसे 20-20 साल तक उनको छूट मिल रही है, लाइसेंस मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, तो मेरा आपसे प्रश्न है, ये 20 साल किसके लिए मिल रहे हैं? व्यापार करने के लिए या राजनीतिक गतिविधियों के लिए? तो रुपेश कह रहे हैं व्यापार करने के लिए, ओके। सरिता जी कह रही है व्यापार करने के लिए, ठीक है। अतुल जी कह रहे हैं व्यापार करने के लिए, विनोद जी कह रहे हैं व्यापार करने के लिए, सुमित जी कह रहे हैं बिजनेस के लिए, रविंद्र जी कह रहे हैं दोनों,
भावेश जी कह रहे हैं दोनों। नीतू जी कह रही है व्यापार, ओम प्रकाश कह रहे हैं व्यापार। मेरे दोस्तों मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद राम जी ने एकदम सही जवाब दिया है और ज्योति ने भी सही जवाब दिया है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए, अरे मेरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी तो 16वीं सदी में ही भारत आ गई थी व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए उन्हें तो केवल एक लेख प्रदान कर कागज दिया गया था कि आप भारत में अपना व्यापार करते रहिए। राजनीतिक गतिविधियां भारत में करने के लिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, भारत की व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए उन्हें बार बार कानून बनाकर लाइसेंस जो दिया जा रहा था वो राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिया जा रहा था, व्यापारिक गतिविधियों के लिए नहीं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सुनील जाट साहब सही कह रहे हैं, पंकज जी सही कह रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के लिए ये लाइसेंस दिया जा रहा था, राजनीतिक गतिविधियों के लिए, व्यापारिक गतिविधियां करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। ये ध्यान रखिएगा, इन चार्टर एक्ट से इनको राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने हेतु छूट दी जा रही थी। इस बात को ध्यान रखिए। और 20-20 साल ये व्यापार करने वाले जो भी मेरे मित्र कह रहे हैं वो एकदम गलत है। 20-20 साल के लिए, ठीक साथियों। अब देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ उस पर बात करना जरूरी है साथियों। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, अब जो मेरे मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूं मैं। समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर ये संपूर्ण भारत है। उदाहरण के तौर पर आप इसे मान लीजिए ये भारत है। अंग्रेज जब आए थे इनिशियल स्टेज में, तो उनका शासन इस भारत पर था। यहां बंगाल हुआ करता था, यहां मद्रास हुआ करता था और यहां बॉम्बे हुआ करता था। ठीक साथियों, ये अंग्रेजों का शासन इनिशियल स्टेज में यहां पर था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बन रहा है, 1793 का रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट बन रहा है, तब तक यहां पर अंग्रेजों का शासन यहां तक है। फिर अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे बढ़ने लगा। आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सारी बातें। अंग्रेजों का शासन इस भारत में भी बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे एक्ट बनते गए वैसे वैसे भारत का अन्य जो हिस्सा है वो हिस्सा भी अब अंग्रेजों के अधीन आने लग गया। ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट जब बना उस समय तक अंग्रेजों का शासन लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया था। लगभग कह रहा हूं। देखिए 1793, 1813, 1833 ये सारे चार्टर एक्ट हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। अपने पॉलिटी के हिसाब से आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इन एक्ट के द्वारा 20-20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार मिल रहा। बस इससे ज्यादा अपने के लिए और अपने लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए साथियों, जब 1833 का जब चार्टर एक्ट बन रहा था तब तक इस बात को महसूस कर दिया गया कि ये जो भारत है, इस भारत पर भी लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इस पद का नाम आप बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों रख रहे हैं? तो आप नाम चेंज कीजिए। क्या करो, अब इसका नाम क्या कर दो, भारत का गवर्नर जनरल कर दो। साथियों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसकी सबसे खासियत बात क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया। और पद नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। साथियों कई एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और हमारे बहुत सारे मित्रों ने इसको गलत किया। अगर प्रश्न आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर प्रश्न आता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या आंसर होगा साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया, तब तो आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नाम उसका क्या था, नाम उसका था बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन अगर प्रश्न आता है भारत
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों कि 1833 का जो एक्ट है, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। सुनील जाट साहब क्या कह रहे हैं? अब संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं साथियों, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप मुझे कह रहे हैं कि सर आप एक्ट के बारे में लिखवा नहीं रहे हैं। साथियों, ये जितने भी जो एक्ट बन रहे हैं, इनकी एक ही खासियत है, और वो खासियत यह है कि इन एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने हेतु 20 साल का लाइसेंस दिया जा रहा है। और बात अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो बातें नहीं लिखवाई है। ठीक है, लॉर्ड तो भाई उनको उपाधि थी। सौरभ कुमार जी कह रहे लॉर्ड कहना जरूरी है। अरे लॉर्ड उनको उपाधि थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक उनका पूरा नाम था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड उनकी क्या थी? उपाधि थी। ठीक, तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यहां तक ठीक। साथियों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1853 का ये जो चार्टर एक्ट बन रहा है साथियों, इसकी खासियत क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी चार्टर एक्ट बने, चाहे 1793, चाहे 1773, 1813 और 1833, टोटल 5 चार्टर एक्ट है साथियों। 5 चार्टर एक्ट है, लेकिन 5 में से 4 चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 साल का लाइसेंस मिल रहा है। लेकिन साथियों, 1853 का जो चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने हेतु 20 साल का लाइसेंस नहीं मिला था। 20 साल का लाइसेंस नहीं मिला था। ठीक, आशीष क्या पूछ रहे हैं, क्या कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अरे है मत पूछिए, पहली बात तो लिखिए था। सुप्रीम कोर्ट क्या अभिलेख न्यायालय? वो उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड था। तो हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट पे बात करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, पंकज ने पूछा कि लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा? लास्ट चार्टर एक्ट 1853 ही है। लेकिन साथियों, ये लास्ट चार्टर एक्ट जरूर है, लिख लीजिए भले, इसकी कुछ विशेषता लिख लीजिए। यह अंतिम चार्टर एक्ट है, अंतिम चार्टर एक्ट है, ये जरूर लिखिएगा। एक बात, दूसरी बात वो भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, हाँ नैन सिंह जी, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित अवधि तक, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित अवधि तक, एक निश्चित अवधि तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अवसर नहीं दिया गया। अब जो नैन सिंह जी ने प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब दूंगा। देखिए, ये चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी खासियत यह है कि हर बार तो 20-20 साल तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज को संचालित करने का मौका मिल रहा था, इस बार नहीं मिला। नैन सिंह जी ने प्रश्न पूछा क्यों नहीं मिला? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजनीतिक और राजनीतिक तो ठीक ही है, क्यों नहीं दिया गया? साथियों, आप लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ा है, खासकर जब नेशनल मूवमेंट जब पढ़ा है, तो शायद ये जरूर पढ़ा होगा साथियों। क्या पढ़ा होगा? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने भारत की जनता पर अत्याचार किए और लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट ब्रिटेन की सरकार को
ब्रिटेन की संसद को दी जा रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों से भारत के लोग नाराज है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रिश्वत लेते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उपहार लेने का काम करते थे, कई प्रकार की छूट पैसे लेकर दे देते थे। इस प्रकार की सारी शिकायतें ब्रिटेन की पार्लियामेंट को जा रही थी। इस वजह से यह तय किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने का अवसर आ गया है। लेकिन समाप्त करने के बारे में एकदम अचानक निर्णय ले नहीं सकते थे और 20 वर्ष की जो अवधि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो दी गई थी वो 53 में खत्म हो रही थी और 53 में नया एक्ट बनाना था। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट दुविधा में फंस गई थी कि क्या नए एक्ट से एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक का पट्टा दे दें, लाइसेंस दे दें, अधिकार पत्र दे दें या ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दें। ये उनके सामने एक दुविधा थी। तो बीच का निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेगी, लेकिन कब तक? इस बार 20 साल तक का उल्लेख नहीं किया गया। फिर क्या किया गया? कहा कि जब तक नई व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करती रहेगी। भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करती रहेगी। साथियों, क्या हुआ? 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं हुआ। 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिपोर्ट सब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी एकदम अचानक खत्म कर नहीं सकते थे और 20 साल तक का पट्टा, लाइसेंस भी दे नहीं सकते थे। इसलिए कह दिया जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप काम करते रहिएगा। साथियों, जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक व्यवस्था करते उससे पहले ही 1857 में भारत में क्रांति हो गई। साथियों, भारत में क्या हो गई? क्रांति हो गई। और ये क्रांति हुई तो ब्रिटेन की संसद को मौका मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी का गला दबाने का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया गया, ये क्या कर रहे हो आप? ये भारत की जनता पर आप अत्याचार कर रहे हैं, इसकी खबर हमको मिल रही है। साथ ही साथ आपका शासन सही नहीं है, इसी वजह से तो वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, क्रांति कर दी है। अब आपको शासन में रहने का हक नहीं है। 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने की नींव तैयार कर दी। हालांकि साथियों, नींव तो पहले से ही तैयार हो रखी थी क्योंकि रिपोर्ट्स खूब सारी खिलाफ में जा रही थी। और एक मित्र ने प्रश्न पूछा, विधि आयोग? यस, 1853 के इसी चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग के संदर्भ में भी प्रावधान किया गया था, जिस पर हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे। और इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सिविल सर्विस में, लोक सेवाओं में योग्यता की जो प्रणाली है वो भी स्टार्ट करने की बात कही गई। राहुल चौधरी साहब, हस्तांतरण और आरक्षित क्या है? ये तो 1919 का जब एक्ट पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे। एक प्रश्न पूछा है कि नई व्यवस्था का क्या मतलब है? अरे, नई व्यवस्था का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना। अब भारत का शासन कौन करेगा? इसके बारे में व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो नई व्यवस्था का मतलब वह है। ठीक है, विधि आयोग का गठन कब किया गया? ये 1853 के चार्टर एक्ट से ही हुआ। ऐसा सौरभ जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मैंने जवाब दिया। ठीक है, सुमन यादव जी प्रश्न पूछ रही हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सुमन जी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उनका पद नाम बदल गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए। तो बंगाल के अंतिम कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही हुए। ठीक है साथियों। हाँ, मैकाले समिति जिसके बारे में MR रेणुआ जी इशारा कर रहे हैं, ये मैकाले समिति इसी एक्ट से स्थापित की गई थी साथियों, जिन्होंने भारत में लोक सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। ये मैकाला समिति वही है। रामदयाल जी, केशवानंद भारती वाला केस अभी समझा दें आपको? क्या कमाल करते हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, संवैधानिक इतिहास, और सीधा पहुंच के केशवानंद भारती पर। ऐसे मत करिए, प्रश्न वही पूछे
जो टॉपिक जो चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो 1857 की साथियों क्रांति हो गई और क्रांति के बाद में एक्ट आया 1858 का, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है साथियों, अब एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। मुझे मालूम है कि 1858 के एक्ट के बारे में आपको अच्छा खासा जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। प्रश्न है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रश्न जरा सुनिएगा। हाँ, क्लास रोज होगी, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे होगी, लाइव क्लास है, संवाद होगा, आपके अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। फिलहाल मेरा प्रश्न सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बीज कौन से अधिनियम में देखे जा सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बीज कौन से अधिनियम में देखे जा सकते हैं? नंबर 1, 1858 का भारत शासन अधिनियम, मैंने प्रश्न आपके सामने रख दिया है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। नंबर 2, 1853 का चार्टर एक्ट। नंबर 3, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और नंबर 4, 1833 का चार्टर एक्ट। क्या बात है, कुणाल ने जवाब दे दिया है 1853, मोहम्मद रिजवान साहब 1853, विजय कुमार साहब 1853, स्वाति शर्मा कह रही है 1958। 1958 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, ऐसे कैसे चलेगा। पूनम ओला जी कह रहे हैं 1858 का एक्ट, लोकेश कह रहे हैं 1853, मनीष कह रहे हैं 1853। अरे मेरे दोस्तों, इसलिए तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा नो डाउट, निसंदेह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था साथियों। लेकिन मैंने पूछा, क्या पूछा मैंने पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बीज, शासन की समाप्ति के बीज, यह प्रश्न पूछा था साथियों मैंने। और इसका आंसर है 1853 का चार्टर एक्ट। शेखर मीना जी 1853 कह रहे हैं, विजय पाल 1853 कह रहे हैं, जयताराम जी 1853 कह रहे हैं, नरेश कुमार, नीरज कुमारी जी, कृष्णा यादव सब 1853 कह रहे हैं। साथियों, इसका आंसर 1853 का चार्टर एक्ट है। प्रश्न की लैंग्वेज नहीं देखी आपने, प्रश्न की लैंग्वेज नहीं देख रहे हैं मेरे भाई। मैंने ये थोड़ी पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति कौन से अधिनियम द्वारा की गई, मैंने तो कहा बीज कहां पर है, बीज कहां पर है। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त जरूर हुआ था साथियों, लेकिन समाप्ति के जो बीज है वो 1853 के चार्टर एक्ट में है। दीपा नागर सही जवाब दे रही है, जितेंद्र कुमार सही जवाब दे रहे हैं, ओम प्रकाश जी राणा साहब सही जवाब दे रहे हैं, देवेंद्र जी मौर्य सही जवाब दे रहे हैं, अनु सही जवाब दे रही है। 1858 वाले गलत है मेरे भाइयों। मैंने प्रश्न पूछा बीज के बारे में, बीज कहां है? बीज 1853 के चार्टर एक्ट में है भाइयों। कैसे काम चलेगा? 1853 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कितना शासन और करेगी, इसके बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। मैंने ये पहले आपका बैकग्राउंड तैयार किया था साथियों कि इस बार निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया, तो इसका सीधा सा मतलब है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो मेरे भाइयों, लैंग्वेज का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिएगा। सारा खेल पॉलिटी में भाषा का है। संवैधानिक, असंवैधानिक, संविधिक, विधिक प्रकार, इस प्रकार के शब्द लिख दिए, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो आज आपके सामने मैंने दो ऐसे प्रश्न रखे जो भाषा के संदर्भ में हैं। अगर प्रश्न आता है भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया, तो आंसर ध्यान रखिएगा 1773 ही होगा। और अगर प्रश्न ये आता है भारत में पहला गवर्नर जनरल का पद कब बना, तब आंसर 1833 होगा। भाषा थोड़ी सी चेंज हुई नहीं, आंसर चेंज। ठीक इसी प्रकार से
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बीच मेरे मित्र सही कह रहे हैं कि निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं होने के कारण इसका आंसर 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन प्रश्न पूछता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कौन से एक्ट से हुई, तब आंसर क्या हो जाएगा, भारत का शासन अधिनियम 1858। साथियों, भाषा का खेल है पॉलिटी में। तो आज के लिए इतना काफी। प्रीवियस ईयर के पेपर पर चर्चा करेंगे साथियों। कुछ प्रश्न मैंने आज आपके सामने रखे हैं जो पहले पूछे गए थे, आगे आने वाली क्लासेस में और ऐसे प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।